नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माला एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम लोग बीएड के प्रायोगिक परीक्षाओं के संदर्भ में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बीएड में EPC 1, 2, 3, 4 के अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षाएं निर्धारित की गई हैं। EPC का अर्थ होता है इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी या इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। आज हम उन्हीं EPC में से EPC 4 का अध्ययन करेंगे। EPC 4 में कक्षा, विद्यालय तथा समुदाय आधारित शोध परियोजनाएं एवं उसका क्रियान्वयन अर्थात एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रायोगिक परीक्षा दी गई है। तो आज हम देखेंगे या समझने का प्रयास करेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च क्या होता है, कैसे एक्शन रिसर्च किया जाता है तथा उसकी फाइल हम कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। सबसे पहले हम फाइल का निर्माण करते समय हम क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में लिखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है, उसका आरंभ व प्रयोग कहाँ कैसे हुआ, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं तथा उसके पद एवं सोपान क्या हैं। जैसा कि हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसकी प्रस्तावना के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान से हमारा तात्पर्य स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा व्यक्तियों के माध्यम से अपनी तथा स्कूल की समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके स्कूल की मुख्य गतिविधियों में सुधार करने से है। अनुसंधान को आंग्ल भाषा में रिसर्च कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च, जहां री का अर्थ है बार बार तथा सर्च का अर्थ है खोजना, अर्थात अनुसंधानकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता या खोजता है। क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षक कक्षा कक्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं को अनुभव करता है एवं उसका समाधान करने का प्रयास करता है। जैसे विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा गृह कार्य न करना, कक्षा में अनुपस्थित रहना, कक्षा से भाग जाना, अनुशासन की समस्या, बर्तनी संबंधी अशुद्धि की समस्या इत्यादि। अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ यह है कि एक शिक्षक कक्षा के दौरान उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं का अनुभव करता है और उसका समाधान करने का प्रयास करता है तथा स्कूल की मुख्य गतिविधियों में सुधार करता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारंभ एवं प्रयोग। अगर क्रियात्मक अनुसंधान का हम आरंभ देखें तो स्थानीय स्तर की तत्कालिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान खोजने की दृष्टि से नवीन प्रकार की अनुसंधान प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ, जिसे क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से संबोधित किया गया। आधुनिक मानव संगठन सिद्धांत को, मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को क्रियात्मक अनुसंधान का स्रोत माना जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान को प्रतिपादित करने तथा इसको बढ़ावा देने का वास्तविक श्रेय स्टीफन एम कोरे को दिया जाता है। स्टीफन एम कोरे को शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है। अर्थात स्टीफन एम कोरे को ही
शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान लाने का श्रेय दिया जाता है। अब हम क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा देखेंगे, जिसमें स्टीफन एम कोरे ने कहा कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार करता है। नेक्स्ट परिभाषा मुनरो के अनुसार अनुसंधान स्थिति को व्यवस्थित करने की विधि है जिसमें सुझावों की पुष्टि की जाती है। अर्थात किसी भी स्थिति को व्यवस्थित करने की विधि अनुसंधान है। नेक्स्ट परिभाषा मौली की आती है, जिसमें मौली ने कहा कि शिक्षक के सामने उपस्थित होने वाली समस्याओं में से अनेक समस्याएं तत्काल ही समाधान चाहती हैं। तत्काल किए जाने वाले अनुसंधान जिनका उद्देश्य तत्कालिक समस्याओं का समाधान होता है उसे हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं को अगर हम देखें तो सबसे पहली विशेषता है विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार तथा विकास करना। दूसरा, कक्षा शिक्षण विधियों एवं युक्तियों में सुधार करना। तीसरा, छात्रों तथा शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना। नेक्स्ट, विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान के दो पक्ष हैं, निदानात्मक पक्ष और उपचारात्मक पक्ष। निदानात्मक पक्ष समस्या उत्पन्न करने वाली उत्तरदायी कारणों को खोजता है तथा उपचारात्मक पक्ष उन समस्याओं को दूर करने हेतु उपाय करता है। अब हम क्रियात्मक अनुसंधान के पद एवं सोपान देखेंगे, जिसमें पहला है समस्या की पहचान कर चयन करना, यानी किसी समस्या को हम पहचान कर उसका चयन करते हैं। दूसरा, समस्या का सीमांकन। तीसरा, समस्या के संभाव्य कारणों का विश्लेषण एवं निदान। चौथा, परिकल्पनाओं उपकल्पनाओं का निर्माण। पांचवा, परिकल्पना उपकल्पना परीक्षण का प्रारूप तय करना। तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालना, समाधान की प्राप्ति और लास्ट में सुझाव। ये क्रियात्मक अनुसंधान के पद या सोपान हैं। किसी भी समस्या का निराकरण करने में हमको इन पद या सोपान के अंतर्गत ही चलना होता है। अब हम क्रियात्मक अनुसंधान की योजना का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किसी एक समस्या का निराकरण हम क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत कैसे करते हैं। सबसे पहले हम योजना का शीर्षक लिखते हैं, यानी जो भी हमारी समस्या है सबसे पहले उसको हम नोट करते हैं। जैसे यहाँ हमारी समस्या है छात्रों के द्वारा हिंदी विषय में की जाने वाली वर्तनी संबंधी अशुद्धियों की समस्या। फिर हम कक्षा नोट करते हैं, यानी जिस कक्षा के लिए हम यह अनुसंधान करने जा रहे हैं वह कक्षा हम नोट करते हैं। उसके बाद छात्रों की संख्या, यानी कितने छात्र छात्रा हैं कक्षा में। फिर अनुसंधान करता, यानी जो अनुसंधान करता है यहाँ उसका हम नाम नोट करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य, यानी इस योजना के अंतर्गत जो हम अनुसंधान करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है।
पहला उद्देश्य छात्रों को हिंदी की वर्तनी से संबंधित अशुद्धियों के लिए जागरूक करना। दूसरा उद्देश्य छात्रों के लेखन में सुधार करना तथा उसे विकसित करना। तीसरा उद्देश्य हिंदी में छात्रों के निष्पत्ति स्तर को उन्नत करना। चौथा उद्देश्य हिंदी विषय में वर्तनी सुधार के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। पांचवा उद्देश्य छात्रों को हमारे जीवन में हिंदी के महत्व को समझाना। फिर हम हेडिंग डालते हैं विद्यालय के लिए योजना का महत्व। यानी जो भी हम योजना या समस्या लिए हैं उसका विद्यालय के लिए क्या महत्व है, जिसमें हम यह लिखते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है जिसका शुद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। विद्यालय में हिंदी एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। हिंदी के द्वारा छात्रों में तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। भारत देश में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग हिंदी में कार्य करने तथा संवाद स्थापित करने में सहज महसूस करता है। अतः विद्यालय में हिंदी शिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए जिससे कि हिंदी भाषा का विकास हो सके। तो ये तो विद्यालय के लिए योजना का महत्व था। फिर हम समस्या का क्षेत्र लिखते हैं जिसमें हम यह लिखते हैं हिंदी विषय में लेखन व वर्तनी में अशुद्धियाँ। यह समस्या का क्षेत्र होता है। फिर समस्या का विशिष्ट रूप, जिसमें हम यह लिखते हैं कक्षा में छात्र छात्राओं की हिंदी वर्तनी व व्याकरण संबंधी अशुद्धियों का अध्ययन करना तथा उनमें सुधार करना। फिर संभावित कारण में हम ये लिखते हैं कि क्या कारण है और उसके क्या साक्ष्य हैं। जैसे कारण में हम लिखते हैं कक्षा शिक्षण में छात्र छात्राएं अनुकरण वाचन करते समय वर्तनी का प्रयोग अशुद्ध करते हैं। साक्ष्य क्या होगा? छात्र अध्यापक ने छात्रों के वाचन कौशल में अशुद्ध वर्तनी का अनुभव किया। दूसरा कारण छात्रों द्वारा लिखित वर्तनी कार्य में त्रुटियां। साक्ष्य में छात्र अध्यापक ने अभ्यास पुस्तिकाओं का अवलोकन किया। तीसरा कारण छात्रों द्वारा शब्द पहचानने की योग्यता में कमी। साक्ष्य अवलोकन व निरीक्षण के द्वारा। चौथा कारण छात्र शिक्षण अभ्यास करते समय कठिन शब्दों को छोड़ देते हैं। साक्ष्य छात्र अध्यापक ने अपने शिक्षण अनुभव अध्ययन में ऐसा अनुभव किया है। पांचवा कारण छात्र छात्राएं लिखित कार्य को ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं। साक्ष्य में अवलोकन व निरीक्षण के द्वारा यह पता चला है। उसके पश्चात हम क्रियात्मक उपकल्पना बनाते हैं। क्रियात्मक उपकल्पना के अंतर्गत हमारी पहली उपकल्पना होगी उपकल्पना फर्स्ट। हिंदी में पाठ उच्चारण के अनुकरण वाचन में अशुद्धियों का सामूहिक अभ्यास कराने से सुधार लाया जा सकता है। दूसरी उपकल्पना विद्यार्थियों को वर्तनी संबंधी अशुद्धियां करने पर समझाना तथा शुद्ध रूप का अभ्यास कराया जाए। तीसरी उपकल्पना हिंदी में लिखित कार्य को भलीभांति कराया जाए और उसका निरीक्षण किया जाए। उपकल्पना के बाद हम क्रियात्मक अभिकल्प बनाते हैं अर्थात एक्शन डिज़ाइन करते हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखनी आवश्यक है कि जितनी भी उपकल्पनाएं बनेंगी उतना ही क्रियात्मक अभिकल्प भी बनेगा। यानी जितनी उपकल्पना होगी
उतना ही एक्शन डिज़ाइन भी बनेगा। जैसे यहाँ 3 उपकल्पनाएं ली गई हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं उतने ही क्रियात्मक अभिकल्प भी बनाए गए हैं। तो 3 उपकल्पना लिया गया है, तो 3 उपकल्पनाओं का क्रियान्वयन भी किया गया है। क्रियात्मक अभिकल्प के में हम क्रियात्मक उपकल्पना 1 का क्रियान्वयन करते हैं। क्रियात्मक उपकल्पना 1 के क्रियान्वयन के अंतर्गत हम 3 कॉलम बनाते हैं, जिसमें हम लिखते हैं क्रियाएं, विधि और अपेक्षित साधन। इसके अंतर्गत क्रियाओं में हम लिखते हैं पहला, शुद्ध आचरण के लिए कठिन शब्दों का चयन। विधि क्या होगी? पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण करके। अपेक्षित साधन में पुस्तकों का अध्ययन करना। दूसरी क्रिया, लिखित रूप से दिए गए कार्यों का विवरण तैयार करना। उसके लिए विधि क्या होगी? अन्य सहयोगियों से विचार विमर्श करके। अपेक्षित साधन, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें तथा अन्य सहायक पुस्तकें। तीसरी क्रिया, प्रतिदिन अनुकरण पाठ में अशुद्ध उच्चारण शब्दों का शुद्ध रूप में सामूहिक वाचन कराना। विधि, छात्र अध्यापक पाठ में विद्यार्थियों के अनुकरण में अशुद्धियों की पहचान करेगा। अपेक्षित साधन, पाठ्य वस्तु का शिक्षण। चौथी क्रिया, हिंदी में जो कार्य पठन रूप में दिया जाए उनका अभ्यास। विधि, छात्र अध्यापक पाठ में छात्रों के उच्चारण से अशुद्धियों की पहचान करेगा। अपेक्षित साधन, कक्षा शिक्षण। फिर हम क्रियात्मक उपकल्पना संख्या 2 का क्रियान्वयन करेंगे। जैसा कि हमने उपकल्पना 2 में यहाँ लिया है, विद्यार्थियों को वर्तनी संबंधी अशुद्धियों करने पर समझाना तथा शुद्ध रूप का अभ्यास कराया जाए। इसी का हम उसमें उपकल्पना 2 में उसका हम क्रियान्वयन करेंगे। जैसे क्रिया में हम लिखते हैं हिंदी में कठिन शब्दों को लिखकर बताना। विधि क्या होगी? छात्रों को कठिन शब्दों कर लिखकर बताना, यानी हम छात्रों को कठिन शब्द लिखकर बताएंगे। अपेक्षित साधन क्या होगा? पुस्तकें और कलम। दूसरी क्रिया, वार्तालाप में अशुद्ध उच्चारण के शब्दों को पहचानना। विधि, अभ्यास व भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग। अपेक्षित साधन, भाषा प्रयोगशाला। तीसरी क्रिया, लिखित कार्य देना। विधि क्या होगी? लिखित कार्यों की जांच। अपेक्षित साधन, निरीक्षण। चौथी क्रिया, प्रतिदिन पठन कार्य देना। विधि, पठन कार्यों में त्रुटियों की जांच करना। अपेक्षित साधन, निरीक्षण। फिर हम क्रियात्मक उपकल्पना संख्या 3 का क्रियान्वयन करेंगे। जैसा कि हम क्रियात्मक उपकल्पना 3 में हम ये देखते हैं कि हमने उपकल्पना बनाई है हिंदी में लिखित कार्यों को भली भांति कराया जाए और उसका निरीक्षण किया जाए। तो अब हम उसका कैसे क्रियान्वयन करेंगे, यह हम क्रियात्मक उपकल्पना संख्या 3 में देखेंगे। क्रियात्मक उपकल्पना संख्या 3 का क्रियान्वयन। क्रिया, छात्रों को लिखित कार्य देना। विधि क्या होगी? अन्य विषय के शिक्षकों से गृह कार्य के संबंध में परामर्श करके। अपेक्षित साधन, लिखित कार्यों की जांच। दूसरी क्रिया, छात्रों को लिखित कार्यों को ध्यानपूर्वक देखना। छात्रों के लिखित कार्यों को ध्यानपूर्वक देखना। विधि क्या होगी? छात्र अध्यापक के नियंत्रण में करना। अपेक्षित साधन, निरीक्षण करना। तीसरी क्रिया, लिखित कार्यों की जांच कर शीघ्र वापस करना। विधि क्या होगी? अन्य शिक्षकों की सहायता लेकर हम यह करेंगे। चौथा, समस्त लिखित कार्य का पूर्ण सत्र में विवरण करना। विधि, लिखित कार्यों की सूची तथा सत्र का कार्यक्रम तय करना। अपेक्षित साधन,
समय सारणी में लिखित कार्यों का नियोजन किया जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा कि हमने 3 उपकल्पनाएं बनाई थी, उन 3 उपकल्पनाओं का क्रियान्वयन यहाँ किया गया है। उपकल्पना संख्या 1, उपकल्पना संख्या 1, उपकल्पना संख्या 2 और उपकल्पना संख्या 3। यह हमको ध्यान देना है कि जितनी उपकल्पनाएं होंगी उतने ही उसका क्रियान्वयन होगा। नेक्स्ट, उपकल्पनाओं के क्रियान्वयन के बाद हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत हम यह लिखते हैं कि प्रथम परिकल्पना की पुष्टि हेतु रूपरेखा के अनुसरण करने से जो प्रदत्त उपलब्ध होंगे उनका विश्लेषण किया जाएगा। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के लिए अनुभूतियाँ लगाई जा सकती हैं। अनुभूतियों का मतलब यह है कि जब हम यह देखते हैं कि बच्चे गलती कर रहे हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा, यहाँ कारण और साक्ष्य। जो छात्र पूर्व में अशुद्धि उच्चारण करते थे, अब उनके उच्चारण में सुधार हुआ है। शिक्षक स्वयं भी अपने अनुभव से मूल्यांकन करके देख सकते हैं। मतलब उपकल्पना के क्रियान्वयन के बाद क्या सुधार हुआ है वह हम मूल्यांकन के अंतर्गत लिखते हैं। नेक्स्ट, इन सब बातों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि छात्र जो शब्दों की वर्तनी के उच्चारण में अशुद्धियाँ किया करते थे, अब अपनी गलतियों में सुधार कर शुद्ध वर्तनी का उच्चारण करने लगे हैं। अतः इन उपायों को वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रभावी ढंग से स्वीकार किया जा सकता है एवं इस क्रियात्मक अनुसंधान की आख्या को अन्य सहयोगियों तथा संगठनों में संचारित करना लाभदायक सिद्ध होगा। फिर हम सुझाव लिखते हैं। सुझाव के अंतर्गत हम पहला सुझाव यह दे सकते हैं कि क्रियात्मक परिकल्पनाओं की सार्थकता की पुष्टि के पश्चात शिक्षक के अपने पढ़ाने के कौशल और युक्तियों में सुधार लाया जा सकता है। हिंदी के प्रश्नोत्तर व वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को कम करने के लिए सुझाव दिया जा सकता है, जिससे कि हिंदी शिक्षण को उन्नत किया जा सके। शुद्ध उच्चारण सुधार के संबंध में अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दिया जा सकता है। इसके आधार पर हिंदी शिक्षण कार्यों में शुद्धता लाई जा सकती है। इस प्रकार प्रायोगिक योजना की रूपरेखा अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, गणित, संस्कृत आदि की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई जा सकती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान कैसे किया जाता है तथा उसकी फाइल का निर्माण कैसे किया जाता है। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर क्रियात्मक अनुसंधान का आरंभ एवं प्रयोग, क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं, क्रियात्मक अनुसंधान के पद या सोपान, क्रियात्मक अनुसंधान की योजना, विद्यालय के लिए योजना का महत्व, समस्या का क्षेत्र, समस्या का विशिष्ट रूप, संभावित कारण, क्रियात्मक परिकल्पना, क्रियात्मक अभिकल्प, जिसमें मूल क्रियात्मक उपकल्पना 1 का क्रियान्वयन, 2 का क्रियान्वयन, क्रियात्मक उपकल्पना संख्या 3 का क्रियान्वयन, फिर मूल्यांकन और फिर सुझाव।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।